वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 4 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ़िल करते हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें पीटी फैक्ट जो प्रश्न होते हैं उस पर भी हम लोग नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग युक्ति आईएएस के चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो आप दे सकते हैं और जो भी प्रश्न पीटी फैक्ट पूछा जाता है वो कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए ताकि टॉपिक के संदर्भ में इंटरनल डेवलपमेंट आप लोग का हो सके, लेखन शैली बढ़ सके, समझने की शक्ति बढ़ सके और प्रस्तुतिकरण कैसे हो उसके लिए भी आप लोग के लिए या डेवलपमेंट का वर्क साथ में चलता रहे। तो कुछ करना नहीं है, प्रयास करते रहना, लगातार प्रयास करते रहना है। जो लगातार प्रयास करेंगे उसकी सफलता के करीब बहुत होंगे। किंतु परंतु किए हुए सब चीज़ों को कीजिए, हम लोग भी किया करते थे। साथ ही साथ देखिए ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा आप लोग युक्ति आई इसका। ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत से टेस्ट अवेलेबल है लो प्राइस में। यहाँ ₹99 से लेकर 999 के टेस्ट अवेलेबल है। तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए इसे, देखिए क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन किया गया है, कितने एग्ज़ाम से डायरेक्ट टैली कर रहे हैं प्रश्न टॉपिक, तो आपको ये सब चीज़ें बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप टारगेटेड बैच चलाया जा रहा है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का, वो भी देख सकते हैं। इस पर सारी चीज़ें पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है और जीएस कैप्सूल सीरीज़ चल रहा है, इसे ज़रूर सभी लोग भाग लीजिए इसमें। आप लोग का पीटी फैक्ट जो प्रश्न है, जो चीज़ें पीटी में पूछी जाती है, यहाँ से डायरेक्ट टैली होंगे प्रश्न। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमारे सारे सेगमेंट को टैली करा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पढ़ाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो आया है या नहीं आया है, या उसके टॉपिक आपको रिलेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो ही युक्ति आई जो आपको दे रहा है, या दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस की बात हो, क्लासेस की बात हो या टेस्ट की बातें बातें हो, तो तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस होकर चीज़ों को कवर कीजिएगा। जितने भी हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ, प्रश्न कहाँ से टैली कर रहे हैं। देखिए होता है क्या, मेहनत कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो हम लोग और बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएँगे, परिवार हमारा बड़ा होगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को करते चलना है। थोड़ा वक़्त लगता है पर करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ दिन पहले ही इससे संबंधित न्यूज़ के बारे में चर्चा किया था, हेट स्पीच आर्टिकल 19 के संदर्भ में और सांसदों और विधायकों को जो शक्ति दी गई है आज आपको इसके संदर्भ में, हेट स्पीच के संदर्भ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में, दोनों के बीच परस्पर अंतर क्या है, उससे संबंधित विवाद आप लोगों को मैं चर्चा किया था। 14 अगस्त को चर्चा किया है, 22 अक्टूबर को और 16 नवंबर को, 3 दिन इस पर रिलेटेड हेट स्पीच और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के संदर्भ में हेट स्पीच की परस्पर प्रति संबंध क्या है, इसमें नागरिकों और एक जो विधायक होता है या सांसद होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसके अधिकार क्या हैं, इसके संदर्भ में मैंने चर्चा किया था। सभी लोग पुराने स्टूडेंट को याद होगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं, इस तारीख को जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर विस्तृत आपको 1 से 2 घंटे का वीडियो तीनों में मिलाकर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, वहाँ कवर हो चुके हैं। और जो नए पुराने स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि हाँ, ये टॉपिक कराया गया है। उसके साथ ये टॉपिक को बस ऐड कर लेना है। ठीक है? जितने भी की नोट्स आप लोग बनाए होंगे, तो सभी लोगों को क्या करना है, जाके वहाँ पर इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, तो आप लोगों को पता ही है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है ना, दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस के न्यूज़ को कवर करने के लिए, या तो की नोट्स कैसे बनाएँ, तो पहले एक वीडियो बना हुआ हाउ टू क्रिएट की नोट्स फॉर दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस, जाके देख लीजिएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया रहता है, तो आप उसे देख के है ना चीज़ों को कवर कर सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें बातें की गई हैं क्या, अब हम उस पर बात करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें स्पष्ट की आज है कि सांसदों, विधायकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। अब मैंने उस दिन आपको इस वीडियो में बताया था कि जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है ना, वो व्यक्तिगत विकास के लिए दी गई है और जो सांसदों विधायकों को दी गई है सामाजिक विकास के लिए दी गई है। अर्थात संसद में जन अधिकारों के संदर्भ में, जन आकांक्षाओं के संदर्भ में जो अधिकार उसे बोलने की शक्ति दी गई है, अगर वो नहीं बोल पाएगा, बोलने की उसे स्वतंत्र शक्ति नहीं दी जाएगी संसदों में,
तो वो या विधानमंडलों में तो कैसे जनता के बातों को रखेगा। हाँ, उसके संदर्भ में मैंने बातें बोला था कि कुछ मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में स्वयं आकलित हो सांसद और विधायक, कि कोई भी भाषा बोलने से पहले आप जितने बड़े पद पर जाते हैं उतनी जवाबदेहिता आपकी बढ़ती है। मैंने उस बात को इन तीनों वीडियो में बोला और सभी को याद होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हाँ याद है या नहीं याद है। तो उसी के संदर्भ में चीजें स्पष्ट की गई, जो बातें आप लोगों को बताया है ना, वही थ्योरी तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस उसका मर्म बदल जाएगा, इसकी बोलने की क्षमता अलग हो जाएगी, शैली अलग हो जाएगी, या प्रकृति चेंज हो सकती है। अब बताइए, इसका जो आधार है वो चेंज तो नहीं हो सकेगा। जिस दिन मैंने आप लोगों को बताया था अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी गई है आम जनों को, और जनप्रतिनिधियों को जो आज़ादी दी गई है बोलने का, उसमें अंतर है, मैंने वो बताया था। वो अंतर क्या है उसे आज स्पष्ट कर दिया, जो बातें मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसे समझिएगा कि उसे क्या कह के अंतर किया गया है। देखिए, जो 5 सदस्यीय गठित की गई थी, आपको इसमें संविधान पीठ जिम्मेदार या सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को बेतुके और गैर जिम्मेदार बयान के मामलों में ऐसे लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के अतिरिक्त पाबंदी लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूरगामी परिणाम वाला फैसला सुनाया। यह बहुत दूर तक जाएगा, और मैंने ये सब चीज़ें आपको पहले भी बताई है, कैसे दूर तक जाएगा उस दिन भी बताया है। 5 जजों की पीठ बैठी थी, संविधान पीठ। और संविधान पीठ क्या होता है इस सब बारे में लगातार हम चर्चा कर चुके हैं। तो क्या कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संविधान के अनुच्छेद 19(2), याद रखिएगा 19(2) में दी गई शर्तों के अलावा अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उसके पीछे क्या है कि जन भावनाओं को कैसे वो प्रस्तुत करेगा उन पदों के संदर्भ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अब हम संसद के भवन में अभिव्यक्ति की आज़ादी के युक्ति प्रतिबंध लगा दिए, जो 19 में आपको स्पष्ट होता है। तो ये समझिए कि अगर प्रतिबंध लगा दे तो बार बार जनप्रतिनिधियों की जो लक्ष्य है प्राप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए, सामाजिक विकास और जो भी चीजें प्राप्त करने के लिए है, वो कैसे पूरा कर पाएगा एक सांसद या विधायक, सोच के देखिएगा। वो उसे बोलने की ही रोक दे दी जाएगी। हम युक्ति युक्त प्रतिबंध क्यों लगाते हैं, आप लोग बताइए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में, कि युक्ति युक्त प्रतिबंध राज्य किन संदर्भों में लगाता है। किसी भी मुद्दे पर आर्टिकल 19 के संदर्भ में मैंने चर्चा किया हूँ, पॉलिटी की क्लास में भी, दैनिक जागरण के क्लास में भी। तो वो आदर्श कैसे स्थापित कर पाएगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इसलिए मैंने उस दिन के क्लास में भी बोला था कि यह व्यक्तिगत मामला हो जाएगा सांसदों विधायकों के लिए, कि आप है ना पद पर बैठे हुए पद की गरिमा बनाए रखिए, और जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई, उसे आप कायम रखिए, और उसे उसको आपको प्राप्त होनी चाहिए। और मैं यह भी मानता हूँ, इसे स्वच्छंद रूप से जारी रहना चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र की मूल भावना है ना, वो कहीं न कहीं खंडित हो जाएगी, कि जनता का प्रतिनिधि को ही बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, अर्थात जो भारत के लोग से जो हमारा संविधान निर्माण हुआ है, उसकी भावना कहीं आहत होगी। तो इसलिए मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक पद प्लस विपरीत आपको एक आम जनता, ठीक ना? इसके बीच का अंतर जरूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी मांगों को रखने के लिए एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि होना चाहिए, इसके सारे हाथ सशक्त होने चाहिए, तभी तो लोकतंत्र की मूल भावना बची रहेगी। अब है कि अब जनता को क्यों नहीं डायरेक्ट दे दिया जाता है, ये सवाल आप लोग के मन में आएगा कि डायरेक्ट जनता को ही तो दे दिया जा सकता है ये शक्ति। तो बताइए जनता को कैसे दिया जाए यहाँ पर? उसके लिए राज्य के लिए मौलिक अधिकार की जो स्वीकृति दी गई है, उसके पीछे क्या कानूनन अधिकार प्राप्त है, और उसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में, राज्य की एकता अखंडता के संदर्भ में, और भी बहुत सी चीजें हैं उसके संदर्भ में, क्योंकि राज्य को एक स्वच्छ और निर्भीक वातावरण देना है एजेंसियों को, यही देना है, तभी तो लोकतंत्र के अन्य मामले आपको कायम किए जा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले के क्लास में बताया है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में और पॉलिटी की क्लास में। ये सब चीजें मैंने कवर किया है। तो आप लोग जरूर इन सब चीजों को जाके प्रीवियस ईयर के
प्ले लिस्ट में जाइए, उस प्रीवियस वीडियो पढ़ा हुआ उसको जरूर देखिएगा, थ्योरी समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अमूमन सारी बातें यहाँ यही की गई है जो बातें मैं बोल रहा हूँ। इसमें जस्टिस बी रंगनारत्नम जो हमारे जो चीफ जस्टिस है, महिला चीफ जस्टिस, उनका थोड़ा सा विचार अलग है और इनका विचार उसी संदर्भ में जो मैंने बोला था मौलिक कर्तव्य है ना, उसी के संदर्भ में जैसे क्या उनके द्वारा बोला गया है कि नफरतों और अपमानजनक भाषणों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि घृणास्पद भाषण या अपमानजनक भाषण संविधान की प्रस्तावना में दिए गए मूलभूत मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों पर हमला करता है। तो कहीं न कहीं क्या करना है कि जो अपमानजनक या घृणा भाषण हेट स्पीच है, हेट स्पीच क्या करता है? हेट स्पीच किसी व्यक्तिगत के अपमानजनक भाषा के संदर्भ में जो मौलिक अधिकार दिए गए उसकी भावनाओं को आहत देता है कि व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी व्यक्ति, आम लोग, उसकी प्रतिष्ठा इम्पोर्टेंट होता है, या जैसे होता है ना कि हम डायरेक्ट पीएम को, सीएम को, डीएम को या कोई और भी पद लोगों को डायरेक्ट हम गाली गलौज या अपशब्द भाषा का प्रयोग कर देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम उसे जैसे तैसे बातें बोल देते हैं। तो ये युक्ति प्रतिबंध लगाएगा किस पर? आम जनता पर। इनको भी अगर ये छूट दी गई है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप है ना इन आदर्शों को भूल जाइए, ठीक ना। तो जैसे आपको ये मामला था, देखिए जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री थे सपा सरकार में, तत्कालीन मंत्री आजम खां, उनके द्वारा यह बयानबाजी कुछ की गई थी, जो उसी के मामले में यह सुनवाई हो रही थी। किसी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में कुछ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसके मामले में कुछ बातें इनके द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में आ गया था। पहले भी हेट स्पीच के संदर्भ में चीजें हो चुकी थी। तो देखिए यहीं पर समझिएगा कि इसके संदर्भ में 4 जजों ने 5 सवाल किए गए थे। वो सवाल आप लोग जरूर याद रखना चाहिए, यहाँ से ही प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इन सब चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। जीएस कैप्सूल की क्लासेस चल रही है या नहीं चल रही है, मैं देख लूँ एक बार। ओके, चलिए ये सवाल याद रखिएगा, क्या संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की आजादी जो नियंत्रण है, नियंत्रण जो लगाया जाएगा, क्या वह पर्याप्त है या अतिरिक्त नियंत्रण की आवश्यकता है? जो मैंने आपको बताया था 19(2) के संदर्भ में युक्तियुक्त प्रतिबंध, उसे जरूर लिखिएगा, उसे याद रखिएगा। जरूर आपको एग्जाम में से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब भी अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में कुछ फैसले आते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यहाँ से प्रश्न बनाता है। इसलिए ट्रिपल स्टार रखिएगा इस टॉपिक को। इस पर फैसला आ चुका है तो चीजें आपको यहाँ से प्रश्न पूछी जा सकती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसी के संदर्भ में बोला गया कि अभिव्यक्ति की आजादी नियंत्रण के लिए अनुच्छेद 19(2) पर्याप्त है। अनुच्छेद 19(2) में दिए गए नियंत्रणों के अलावा अभिव्यक्ति की आजादी पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो यह ध्यान रखिएगा। मैंने युक्तियुक्त प्रतिबंध चर्चा किया हूं पहले भी, आप लोग प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए जिसमें आपको ये चर्चा किया गया क्या कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए पाबंदी लगाई जा सकती है राज्य के द्वारा, सामाजिक दायित्व के लिए लगाया जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए लगाया जा सकता है और शांति को स्थापित करने के लिए लगाया जा सकता है। ये सब चीजें आपको यह युक्तियुक्त प्रतिबंध में ही आता है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको बात करना है इसमें क्या अनुच्छेद 19 और 21 में मिले मौलिक अधिकार का दावा राज्य या उसके तंत्र के अलावा भी किया जा सकता है। तो राज्य या इसके तंत्र के इतर विरुद्ध व्यक्ति भी अनुच्छेद 19-21 के मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। तो व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह लागू हो सकता है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए, इन सब चीजों को कवर करनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए तो आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। राज्य क्या होता है, चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अनुच्छेद जो मैंने 2 अनुच्छेदों की चर्चा की है, तो उस अनुच्छेद के संदर्भ में मैं आशा करता जो भी स्टूडेंट है राज्य की परिभाषा बताएंगे। राज्य की परिभाषा 4 नहीं बताएंगे जो इंटरनेशनल राजनीतिक शास्त्र में आता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 के अलावा 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा सर अभी नहीं आए हैं क्या जीएस कैप्सूल में? सभी लोगों का मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। सर कहीं आ रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, टाइम तो ही गया है।
चलिए, इसी के तहत याद रखिएगा, क्या कानून या किसी नागरिक नागरिक या निजी एजेंसी को से जो कि चूक से व्यक्ति की स्वतंत्रता को मिल रही चुनौती से सरकार नागरिक को अनुच्छेद 21 में मिले अधिकार को सुरक्षा करती है। तो इसके संदर्भ में बोला गया कि सरकार से भिन्न लोगों से भी यदि किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनौती मिलती है, तो सरकार अनुच्छेद 21 में मिले अधिकारों को सुरक्षित करती है। अर्थात 21 आपको हमेशा सुरक्षित रहता है, इसकी बात की गई है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग भी आगे बात करेंगे। आपको चौथा प्रश्न पूछा गया, क्या मंत्री को सरकार का प्रतिनिधि मानकर किसी मामले में या सरकार के बचाव में उसके द्वारा दिए गए बयान को सामूहिक जिम्मेवारी के सिद्धांत के सरकार का बयान माना जा सकता है? तो इसमें बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? सामूहिक जिम्मेवारी का सिद्धांत को लागू करते समय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री के बयान को सरकार का बयान नहीं माना जा सकता है। अगर कोई बयान दिया जा रहा है तो ऐसा एकदम नहीं मानिए कि आप फिर सरकार यह बयान दे रही है। सरकार के लिए ऑफिशियल तंत्र होते हैं, उनके द्वारा एक जारी पत्र होता है, वो ऑफिशियल बयान माना जाएगा। अब मान लीजिए मंत्रिपरिषद कहीं बना हुआ है, लगभग 70 लोगों का मान के चलिए, उसमें से कोई एक व्यक्ति का राय कुछ और हो सकता है, उस और प्रधानमंत्री का आज प्रधानमंत्री का भी राय कुछ अलग हो सकता है। तो इसके बीच देखिए व्यक्तिगत राय ये कहा जाएगा, न कि ये सामूहिक दायित्व के संदर्भ में बातें की जाएगी, इसलिए ऑफिशियल ना माना जाए। क्या मंत्री द्वारा दिया गया बयान संविधान के भाग 3 में मिले मौलिक अधिकार के विरुद्ध है या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट है को मानकर आपको यह कार्रवाई की जा सकती। यदि इसके बाद इसके संदर्भ में क्या बातें हुई, यदि मंत्री का बयान संविधान के भाग 3 से मिले अधिकारों को असंगत है तो संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं मान सकते हैं, न ही उसे संविधान के अपकृति मानकर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर उस बयान की परिणति में कोई कार्य करता है तो कार्रवाई क्या करेगा, माना जा सकता है, जिससे किसी नागरिक के नुकसान या वहां होने की कार्रवाई हो सकती है। अर्थात मैंने क्या आपको बताया था कि जनप्रतिनिधि को इस प्रकार के अधिकार होने चाहिए जिससे वो क्या करेगा, जिससे उन सब चीज़ों को कवर किया जा सकता है। तो ये मूल मकसद आप हेट स्पीच के संदर्भ में देखिएगा और चीज़ों को वहाँ से कवर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें पहले बताई जा चुकी है उससे कोऑर्डिनेट कर पाइएगा। सिंपल सा समझिएगा कि जो थ्योरी है वो थ्योरी हमेशा बरकरार रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। उसमें कुछ ऐड ज़रूर हो सकता है, कुछ उसमें नेगेटिव उसके कुछ ऐसे अंश होंगे जो उपयोगी नहीं हो सकते, उसको कम किया जा सकता है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस थ्योरी को आप 24, 22 और 16 नवंबर के आपको चीज़ों को देख लीजिएगा। चलिए, अब परिवार के मुखिया की सहमति से भी बदल सकते हैं आधार का पता। तो आधार में कुछ अपडेशन हो रहा है, जिससे क्या करना आप लोग को याद रखना, आधार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने जीवन का। इससे बहुत सी चीज़ें हम लोग का प्रभावित होता है। तो आधार में जब भी अपडेट होता है तो उसे नज़र में रखिएगा। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन सीरीज होता है, पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। एक दो दफ़ा यूपीएससी से प्रश्न पूछ चुकी है और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस भी प्रश्न पूछ चुका है, तो हमें जरूर इस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। देखिए, भारत और चीन के संदर्भ में मैंने 22 अगस्त और 13 दिसंबर 2 दिन न्यूज़ कवर किया है। जितने भी रिश्ते में भारत और चीन के साथ संबंध है, वो सब वो सब चीज़ों को आप समझिएगा कि उस दिन जो मैंने चर्चा की है उसको थोड़ा-सा आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। आज जो बातें की गई उसका मतलब हम लोग समझेंगे ये कितनी दूरगामी परिणाम लेकर आएगा या किन आदर्शों को, किन बातों को स्पष्ट करता है। देखिए, पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में तवांग विवाद हुआ था, हाल ही में मैंने उस पर चर्चा भी किया हूँ। तो समस्याओं को, सीमाओं को लेकर चीनी सेना से लंबे अरसे से चल रही तानातनी के बीच रक्षा मंत्री जो थे, आपको क्या किए, एक बयान देते हैं। क्या देते हैं कि चीन से को परे संदेश देते हुए कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है, पड़ोसियों से हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया ना, तो हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यह स्पष्ट तौर पर ये बातें सामने ला दिया ना कि भारत की नीति फ्रंट लाइन पर क्या है। अगर आप सहयोग, सामंजस्य और वार्ता के रूप में चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं तो भारत उसके लिए विकल्प हमेशा देगा।
अगर आप युद्ध या धमकी या इस प्रकार सीमा उल्लंघन की बात करेंगे तो उसमें भारत दो टूक बातें करेंगी। हमारा जो पहले की नीति हुआ करती थी उससे अलग होकर हम लोग काम करने को प्रयासरत है। हम विश्व नेतृत्व बन रहे हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातों को अगर हम इन सब चीज़ों को अगर हैंडल नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम विश्व नेतृत्व को संभालेंगे। सोच के देखिए, चीन अगर इन मामलों में, इन सब चीज मामलों जो विवाद हो रहा है, तवांग मामला हो या अन्य भी मामला हो, उन सब भी मामलों में क्या हो रहा है, चीन के संदर्भ में हम लोग विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। इसके पीछे लॉजिक कारण यह है ना कि कब तक हम सॉफ्ट नीति को लेकर चलेंगे। हमारी सॉफ्ट नीति भी एक साथ चलेगी और फ्रंट नीति भी एक साथ चलेगी। बस ध्यान ये रखिएगा, सरकार के जो अन्य आयाम है, वैश्विक संदर्भ में जो उभर रहे हैं रिश्ते, वैश्विक संदर्भ में जो चीजें स्पष्ट हो रही है उसको समझने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो खास कर चीन को इस मामले में मैंने आपको क्या बोला था, दो तीन चीजें आपको भारत को इसके संदर्भ में करनी चाहिए। अगर भारतीय भूमि से चीनी प्रभाव को हटाना चाहिए तो दो तीन चीज, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग को ये इतना बूस्ट करे कि उसके सामान प्रोडक्शन के हम कॉपी को अन्य मार्केटों में भेज सके उसी समतुल्य मूल्य पर। तो चीजें देखिए, विश्वास सभी भारत पर करेगा। दूसरा, तिब्बत के मामले में हम अब थोड़ा सा एक्टिव मोड में वर्क करें कि तिब्बत है ना, तिब्बत जो को वो चीन किसी न किसी कारणवश हथिया के रखा हुआ है दलाई लामा जी के द्वारा जैसे बोला जाता है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बन रहे हैं तो इस मुद्दे को यहाँ पर हम उठाएंगे। तीसरा, कि जो चीन में जो मुसलमान है, उइगुर मुसलमान, उसके मुद्दे को हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार उठाएंगे ताकि वो पर्दाफाश हो अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में, अन्य विदेशी नीतियों। जब हमारे पैर पर कुल्हाड़ी, हमारे शरीर पर कोई बिंदु पर नासुर वो घाव करेगा ना, तो हमें भी उसके नासुरों पर घाव करने की जरूरत है। एक चीज मान के चलिए, चीनी के साथ हम ये करेंगे ना तो उसके सारे जो डिस्प्यूट क्षेत्र है ना, उस विवाद का प्रश्न बन जाएगा और अन्य देशों के साथ वो प्रभाव क्षेत्र अपना बनाने को प्रयास करे। उसको पता है जब तक हिमालय है, हिमालय को क्रॉस करके वो भारत नहीं आ सकता इसकी सीमा को लांघ कर। तो जब भी डिस्प्यूट करेगा जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भों में ही करेगा। ध्यान रखिएगा कि हमें अब कूटनीतिक प्रतिबंध स्थापित करने चाहिए सभी देशों के साथ। अगर वो बार बार हमारे सीमा विवाद कर रहा है तो हमारे जो नीति निर्धारक है उनको ये जरूर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए कि, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत का मामला प्रश्नगत करना चाहिए। दूसरा, उइगर मुसलमान है चीन में जो विवाद है, जो मानवाधिकार को संदर्भ में जो विवाद है, वो सब हमें इन सब चीजों को हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए कमेंट को सेक्शन कर रहे हैं कि विशाल कुमार जी है कि सर न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आएगा अभी तक। यार वेट करो, वेट करो, बहुत मेहनत लगता है इन सब चीज़ों को करने में। अंडरलाइन है, पेपर देखना है, न्यूज़ को कवर करना है, सारी चीज़ों को डाटा वेरिफिकेशन करना है। आप लोग को केवल न्यूज़ चाहिए ना, आप लोग को केवल न्यूज़ चाहिए। न्यूज़ जो पेपर है उसके संदर्भ में बातों को करना है। हमको उसको तैयार करने से 3 से 4 घंटा लगता है। आप इस सब चीज़ों को क्यों नहीं समझते। मैं 6 बजे से 7 बजे से लगा हूँ अभी तक। अभी कितने बज रहे हैं, 11 साढ़े 11 बज रहा होगा और 2 मिनट के लिए आप लोग को वेट नहीं होता है। 12 बजे आप, 6 बजे भी मैं दे दूंगा तो आप देखिएगा नहीं, अपने समय अनुसार देखिएगा, समय एक्सटेंड कर लीजिए। हाँ, दिन में कुछ और न्यूज़ पेपर और चीज़ें पढ़िए। आप न्यूज़ एनालिसिस देखना चाहते हैं, पेपर पहले से ही भेज दिया जाता है, पेपर पढ़ सकते हैं। वेट कीजिए। राहुल कौन है, विशाल कुमार जी जो भी है, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अगर कुछ प्राप्त करना है, कुछ उम्मीद करना है तो केवल न्यूज़पेपर नहीं पढ़िए, आंसर राइटिंग जो पूछा जाता है वो भी कीजिए। तो आपकी बातों को और बेहतर तरीके से समझा जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि जब हम अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के संबंधित विवाद को उठाएंगे ना, जो प्रश्न है उसके लिए, और लोकतांत्रिक जो प्रश्न है, तो वो पर्दाफाश होगा। तो हमारे साथ सीमा विवाद कम वो करेगा, एक चीज मान के चलिए, क्योंकि उसके डिस्प्यूट, सीमा डिस्प्यूट अन्य देशों के साथ बहुत ज्यादा है। उसमें जापान हो या तो ताइवान हो और अन्य राज्य तिब्बत हो जिसके संदर्भ में, फिर उसके बाद और भी क्षेत्र जो उसके जो और क्षेत्र पर जो उसका विवाद है, वो बहुत ज्यादा विवाद उसका है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके चीज़ों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कवर करना चाहिए। तो
ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में। चलिए, अब देखिए एक पीटी फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है। देश में हेरिटेज ट्रैक इसी वर्ष शुरू किया जाएगा, जिसमें आपको दिल्ली भारतीय रेलवे देश के प्रमुख हेरिटेज रूट, जो हेरिटेज या हमारे सांस्कृतिक रूट जो कहलाते हैं, उसमें हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर ली गई है। जर्मनी याद रखिएगा, पीटी फैक्ट डाटा याद रखिएगा। जर्मनी, चीन, फ्रांस के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जो हाइड्रोजन फ्यूल पर ट्रेनों को चलाएगा, और इससे संबंधित आपको पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या करना है, कवर करना है। वर्ष 2023 के 23 में यह संचालित हो जाएगा। 8 प्रमुख हेरिटेज रूटों पर होगा, तो ये भी पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। और प्रथम चरण में इन पर चलाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इन रूटों को भी याद रखना है। दिसंबर 2023 में, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023 में हेरिटेज रूट की पूरी तरह ग्रीन हो जाएगी। उसको डीजल इंजन वाली ट्रेनें चलाई जाती है, जहां उसे अपडेट करते हुए हाइड्रोजन तेल के साथ कवर करी जाएगी। जो प्रोटोटाइप नॉर्दर्न रेलवे का वर्कशॉप है वो बना हुआ है। इसका परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिंद में के खंड में किया जा रहा है। और ट्रेनें जो होगी चीन और जर्मनी की तर्ज पर तैयार की जा रही है। और दिसंबर 2023 तक इसके सभी हेरिटेज मार्ग में हाइड्रोजन ट्रेनों को संचालन हो जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और देखिए, इस ट्रेन का नाम रखा गया वंदे मेट्रो, ठीक है ना, वंदे मेट्रो याद रखिएगा, इस ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो रखा गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर हेरिटेज रूट रेल जो रूट है उसको हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेनों पर कार्य करेगा। तो वंदे जो मेट्रो है वो किससे संबंधित है, तो हाइड्रोजन फ्यूल हेरिटेज रेल से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट याद रखना है कहाँ कहाँ होगा, तो ये सब चीज़ों को आप है ना, जब की नोट्स दिया जाएगा इसको ना अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेपर अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पर, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, तो आप कवर करना है, ठीक है। चलिए, देखिए हाल ही में मैंने रूसी जो 2 नागरिक की हत्या हो गई थी भारत के क्षेत्र में उड़ीसा में, तो फिर एक रूसी इंजीनियर मिक्याकोव सुरगई का हत्या हो गई है, जहाज में मृत पाए गए हैं। इसको सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमारी राष्ट्रीय एजेंसी है, उसे इस पर जाँच करने के लिए इसे सौंपनी चाहिए। देखिए, होता क्या है ना कि हमारे कुछ देशों के साथ रिश्ते बेहतर हैं, उसको ये सब छोटे-छोटी घटनाएँ ना कुछ न कुछ प्रश्नगत कर देगा। तो सरकार 2 हत्याएँ हुई, हत्या के कारण क्या है, बार-बार रूसी लोग की हत्या हो रही है, और रूस क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है आप लोग को पता है सभी लोगों को। तो इस मामले में जल्द से जल्द सरकार को जो भी फर्स्ट स्टेज कौन एक्टिविटी है वो डेवलप करना चाहिए, और जो चीज़ें हैं करनी चाहिए। हालाँकि किया जा रहा है, फिर भी हमें इस मुद्दे को बेहतर तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा यह साल। अभी 2-3 मामले थे, मैंने आपको ये स्टार किया है ना, इस साल प्रश्न आपको कहीं न कहीं सड़क सुरक्षा से संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। ज़ीरो आवर क्या होता है? ज़ीरो आवर, गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर, सॉरी, ज़ीरो आवर मैं बोल दिया। गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर के लिए सड़क सुरक्षा के नियम क्या-क्या हैं? इससे संबंधित और पहले के न्यूज़ में बहुत डाटा दिया गया था, जब कैंपेन चलाया जाता है। पिछले माह का ही शायद नवंबर या अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के न्यूज़ में आपको ज़रूर इसका मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए उन सब चीज़ों को संग्रह करने के लिए। और इस साल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में यह भी है सड़क सुरक्षा, क्योंकि मिस्त्री का जो टाटा के जो कभी चेयरपर्सन रहे थे, जो मिस्त्री, और वर्तमान में ऋषभ पंत, तो दोनों के मामले ने और भी सड़क सुरक्षा के संदर्भ में सवालिया निशान किया है, खड़ा किया है। तो ये सब चीज़ें आपको अपडेट रहना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, बुनियादी ढांचे के विकास में बीआरओ का अहम भूमिका राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है। देखिए, लगातार आपको आपको ये देखने को मिला होगा कि जो बीआरओ है लगातार ये काम कर रही है। और सियोम ब्रिज के अलावा जो सियोम ब्रिज स्थापित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उसी के संदर्भ में 27 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। तो देखिए, कुल 28 परियोजना, 22 ब्रिज शामिल है हम बीआरओ के लक्ष्य में, समझ सके, सियोम सहित 22 ब्रिज, 3 सड़कें और 3 अन्य परियोजनाएँ। इन परियोजना 8 लद्दाख में, 4 जम्मू कश्मीर, 5 अरुणाचल प्रदेश में, 3 सिक्किम में, 3-3 सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, पंजाब उत्तराखंड में, 2 राजस्थान में। आपको देखिए,
उत्तराखंड तथा 2 राजस्थान में निर्मित हो रहे हैं। तो ये सब योजनाएँ याद रखनी है। क्यों बीआरओ जो है बॉर्डर्स जो बीआरओ जो संगठन है इतना महत्वपूर्ण रूप से क्यों काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें को आपको समझनी चाहिए। और देखिए मैं पहले भी बात किया हूँ कि भारत को मजबूत होना, सशक्त होना है तो अपनी इन सीमाओं को है ना मजबूत करने की ज़रूरत है। क्यों मजबूत करने की ज़रूरत है? हम इन क्षेत्रों में जितना विवाद से कम फँसे रहेंगे ना, हमारा कनेक्टिविटी जितना बढ़ा रहेगा, लोग जितने विकसित होंगे ना, तो अलोकतांत्रिक जो कृत होता है ना, वो कम होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारी सरकार की एजेंसी लगातार इस मुद्दे पर काम कर रही है। इसके पीछे का लॉजिक कारण इस यही है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, 2 दूरगामी परिणाम होंगे। एक, जो भी अलोकतांत्रिक गतिविधि होता है, उसको विकास के मानक के आधार पर तय किया जा सकता है। दूसरा, उसको समाप्त किया जा सकता है। दूसरा कि जब भी आपात स्थिति हो ना, तो हम और हमारी जो सेनाएँ हैं, बॉर्डर तक आसानी से उनकी रसद पहुँच सके और जो असला-बारूद है, जो भी चीज़ें युद्ध के लिए होता है, अगर विषम परिस्थिति अगर ऐसा कभी आ जाता है, चीन या पाकिस्तान के मामले में, तो हम क्विक रिस्पॉन्स कर सकें। जहाँ तक याद है, कारगिल का युद्ध या 1962 का जो युद्ध था, उससे पहले के जो युद्ध थे, उस समय क्योंकि हम लोग डेवलपिंग फेज में थे, तो चीज़ें देखिए उस अनुसार चीज़ें थीं, जो भी थी प्रश्नगत तो हो ही सकता है, पर मान के चलिए हमें रसद पहुँचाने में बहुत विलम्ब हो गया था, जिसके कारण हम थोड़ा बैकफुट पे आ गए थे 62 के संदर्भ में। और जो चीज़ें थी 1991 में जो 99 में जो आपको कारगिल युद्ध हुआ था, वो भी चीज़ें आपको ध्यान रखने, ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे रसद को आसानी से अपने बॉर्डर तक पहुँचा सकें। सोच के देखिए कि हम इसके लिए इन चीज़ों पर जब तक बल नहीं देंगे, तब तक कैसे होगा? तो इसलिए कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें अब इस संगठन के द्वारा देखिए पिछले 14 से लेकर वर्तमान तक 10,000 किलोमीटर बनाए गए हैं। तो ये खासकर कनेक्टिविटी सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना है, उसके पीछे 2 ही मूल मकसद होता है। जैसे इन बॉर्डर जो डिस्प्यूट क्षेत्र है, जैसे जम्मू-कश्मीर का मामला था ना, देखे थे ना कि 370 हटने के बाद कितना विकास हुआ, जम्मू-कश्मीर लगातार टॉप रैंकिंग में आया, वहाँ पर जो भी चीज़ें बदली जा रही है, योजनाएँ लाई जा रही है, उसके पीछे का मूल मकसद यही जो अलगाववाद है उसको दूर करना, उसके पीछे हम इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दें कि लोगों के नज़र में आ जाए कि हम इससे बेहतर शासन-प्रशासन नहीं देख सकते। लोगों में जब विश्वास कायम होगा लोकतंत्र के संदर्भ में, तो ऑटोमैटिक अलगाववाद समाप्त होने लगेगा क्योंकि सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप होगा। इसलिए आपको हाल ही में देखते होंगे इससे चिढ़कर क्या हुआ, कुछ अलगाववादियों ने द्वारा पुनः उस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। पर वो सपोर्ट अब उसे नहीं मिलेगा लोगों के द्वारा। ध्यान रखिएगा जो पूरा लोग पहले पत्थरबाज़ी सेना पर किया करते थे ना, अब उस प्रकार की घटना नहीं हालिया दिनों में होने वाली क्योंकि लोग अब धीरे-धीरे समझ रहे हैं और दिन-प्रतिदिन हम इन सब चीज़ों को और बेहतर होते जाएँगे। ऐसे ही सारे बॉर्डर क्षेत्र में है। तो आपको और हमें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, चलिए, हम लोग नीचे आएँगे तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और चीज़ों को कवर करते रहिए। देखिए एक और भी मुद्दा आप लोग को मिल गया पीटी फैक्ट के रूप में। और जो महिलाएँ घर में बैठ कर लग रहा है उनको कि ठंड लग रही है, हम काम नहीं कर सकते हैं या तो बहुत सा एसेट्रा एसेट्रा, तो इन महिला से आप सीख सकते हैं। मैंने कल आपको ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था, उससे भी सीख सकते हैं। आपकी स्थिति कम से कम उन लोगों से तो बेहतर है। ठीक ना? तो इसे समझिएगा, इसको फ़ील कीजिएगा कि हाँ, ये क्या चीज़ें कराई जा रही है, क्या हो रहा है। दुनिया के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र में तैनात हुई भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी। यह कहाँ इंक्लूड हुई है, सोच के देखिए कहाँ पोस्टेड इनका हुआ है। ये हुआ 12,500 632 फीट जो ऊँचाई है, उस पर सियाचिन जो समुद्री तल से करीब कम से कम 15,632 फीट ऊंचाई पर स्थित है। कुमार पोस्ट पर इनका कर्तव्य निर्वाह कर रही है। शिवा चौहान इनका नाम है, याद रखिएगा। इनका उदाहरण बन गया है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचे आपको दुर्गम युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी है। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर, याद रखिएगा, फायर एंड फ्यूरी कोर के अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है और पोस्ट भेजा गया है। सोच सकते हैं जहां -डिग्री टेम्परेचर हो वहां पर जाके
माइनस कभी 22 डिग्री होता है, 25 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 50 डिग्री 55 डिग्री तक चला जाता है -डिग्री, जहाँ पर हिमालय के उन क्षेत्रों में वहाँ पर पोस्टिंग अगर होना है तो एक चीज़ कहा जाता है कि हम सबसे हार सकते हैं, सब चीज़ से जीत सकते हैं हारे हुए बाजियों को। मन से अगर हम हार गए तो कभी भी हमको जीत प्राप्त नहीं होगी। हमारे पास समस्याएँ हैं ना, हमेशा रहेंगी, समस्याएँ हमेशा रहेंगी। अगर आप अंबानी भी बन जाइएगा, अदानी भी बन जाइएगा या पीएम देश का राष्ट्रपति भी देश का आप बन जाइएगा ना, आपके पास उतनी ही विषम समस्याएँ होंगी। आपको क्या लगता है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री वो एकदम गद्दी राज का गद्दी ऐश और मौज कर रहे हो, सारी चीज़ें उनको हाथों में मिल रहा है बन के, नहीं ऐसा नहीं है। जितना बड़ा पद उतनी जवाबदेही आपके पास उतर के आती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बेहतर है, उसे और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। इसलिए बहुत से स्टूडेंट में ये रहता है ना कि हम कैसे कवर करेंगे, हम इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लासेज़ होती है, हम यूपीएससी कैसे कवर करेंगे, बीपीएससी कैसे करेंगे, स्टेट पीसीएस कैसे कवर करेंगे, उसका सवाल इनको इन्हीं से मिल जाएगा। अगर ये 15,000 फुट पर ड्यूटी कर सकती है माइनस टेम्परेचर में जाकर, तो माइनस डिग्री भी नहीं, माइनस 0 नहीं, -1 नहीं, माइनस 20, 30, 40 ऐसे टेम्परेचर में जाके काम कर सकती है। हम आप तो फिर भी रज़ाई में बैठ के काम करते हैं ना, तो सोच के देखिए। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए इन सब चीज़ों को। बाकी पीटी फैक्ट आपको याद रखना है कि शिवा चौहान पहली व्यक्ति बनी है। और एक यहाँ पर ऑपरेशन 1984 में ऑपरेशन अग्रदूत का नाम मेघदूत का नाम दिया गया है, इसे याद रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाई गई थी और दिव्यांग जो हाल ही में इस पोस्ट पर सियाचिन पोस्ट पर दिसंबर 2021 में एक पोस्ट पर जाकर एक रिकॉर्ड बनाया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो ये सब आपको अपडेट रखना है सियाचिन से संदर्भित। और कर्नल नरेंद्र कुमार के नाम से इस पोस्ट का नाम है। तो जो आपको युद्ध जो हुआ था उसके संदर्भ में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे आप लोग को समझने की ज़रूरत है। चलिए थोड़ा-सा मैं देख लूँ कमेंट सेक्शन आप लोगों का। चलिए वेरी गुड, निधि जी, साव्या, साहिबा जी, अनीता, निर्मा, लिली, विशाल कुमार, उमा सोनी, वेरी गुड। अब उमा सोनी आपको कैसा लग रहा है क्लासेस? कन्फ्यूज़न हो रहा है? जो चीज़ें आप कहीं पढ़ी हैं, कोई बात नहीं है कि आप पढ़ी या नहीं पढ़ी, युक्ति आईएएस आपको ये बताएगा कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। हम लोग का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को इस प्रकार से चीज़ें नहीं प्राप्त हुई थी। मैं तो खूब ओपन तौर पर बोलता हूँ। बहुत से लोगों में प्रश्न आएगा कि सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि जो चीज़ें आप लोग को हम लोग दे रहे हैं ना, वो आप हम लोग को मिला ही नहीं। हम लोग खोजते रहे ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट की हम लोग को इस प्रकार का कुछ चीज़ों को कवर कराया। अब जाके देखिएगा कल पॉलिटी क्लास मैंने लिया था। 1833 का मामला या 1813 का जो एक्ट है, उसको मैं वर्तमान संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जोड़ के बता रहा हूँ। तो मुझे इसके थीम को समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस मुद्दे क्या-क्या थे उसको याद रखना है। उसके बाद आज से मैं कनेक्ट करके उसे अभी याद कर लूँगा कि हाँ, ये चीज़ें होती है। जैसे आपको मैंने विधि अधिकारी के बारे में कल चर्चा किया था ना, विधि अधिकारी कैसे उसको शक्तियाँ प्राप्त है। तो अभी मैंने उसे कैग और आपको अटॉर्नी जनरल से जोड़ के बता दिया। तो आपको नहीं पता अटॉर्नी जनरल और कैग के क्या अधिकार हैं? मतदान से संबंधित वो किस प्रकार से सहयोगी व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। केवल आप वो राय दे सकता है। तो इसी प्रकार से जब कनेक्टेड टू कनेक्टेड थ्योरी आप पढ़िएगा ना, टू कनेक्टेड थ्योरी, तो आप समझ पाइएगा टॉपिक को कैसे याद रखना है। अब बहुत कम समय में आपकी बहुत सी चीज़ें याद हो जाएँगी। इसलिए सोनी, उमा सोनी जी हों या विशाल कुमार हो या बहुत से स्टूडेंट जो हमारे जुड़ रहे हैं नए, प्रवीण जी हैं, तो आप वो चीज़ों को समझिए कि आपको युक्ति आईएएस रटा नहीं रहा है। टॉपिक को याद नहीं करवा रहा, उसको कनेक्ट कर रहा है आपको विज़ुअलिटी के साथ। आप पीडीएफ जाके देखिए कैसे विज़ुअल आपको पीडीएफ दिए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपको लाइफ जो योजना है, लाइफ जो प्रोग्राम है भारत के प्रधानमंत्री की जो है तो बोला गया है, किया गया है, वो आप लोग को मैं बोला हूँ ना कि इसे आप लोग क्या करना है, स्टार बना के रखना है। आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न इससे पूछेगा। वेट कीजिए, ज़रूर किसी न किसी मेंस में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। और जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसे याद रखिएगा। जैसे क्या याद रखना है?
कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो है, लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली मिशन के आगे बढ़ाने का अहम आह्वान किया गया। पीएम जो हमारे मोदी जी हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन केवल नीतियों का विषय नहीं है। और मैं आपको लगातार बोलता हूँ, कोई भी नीति अगर लागू करना है तो उसे किताबी भाषाओं से बाहर निकालिए और धरातलीय स्तर पर लाइए। मैं लगातार कितने दिनों से आप लोग को ये बात बोल रहा है, वही बातें इनके द्वारा भी बोली गई है कि हम केवल क्या करेंगे, केवल नीतियों के विषय पर बात नहीं करेंगे, उसको हम धरातल पर लाने के लिए कुछ काम करेंगे। चलिए, उसके लिए पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिक की होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या बोला, पहले भी क्लास में बोलता था कि मौलिक अधिकार से ज़्यादा मौलिक कर्तव्यों पर बल देना चाहिए। मेरे जितने स्टूडेंट हैं, सभी अपने मौलिक कर्तव्यों पर बल देंगे। मौलिक अधिकार तो आपको राज्य दी है, और जब भी मौलिक अधिकार देगी तो युक्ति प्रतिबंध आपको लगाएगी। इसका दावा आप लोग कीजिए ही मत। आप ऐसे कर्तव्य का निर्वहन कीजिए जो मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में इंगित होता है, तो एक आप अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तो इसे बहुत ज़रूरी है। तो इसी के तहत मिशन 3P याद रखिएगा, जिसमें प्रो दिया गया है, प्लैनेट्स दिया गया है, पीपल दिया गया है। 3 थ्योरी दिया गया है इनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका आशय क्या है? पृथ्वी पर रह रहे लोगों को संसाधनों के समझदारी प्रयोग करने के लिए, उसके जीवन शैली को अपनाने के लिए और प्रयोग के लिए क्या हितों की संरक्षा करने के लिए, इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने लाइव पर पहले भी चर्चा किया है। आज देखिए, इसके संदर्भ में बहुत सा डाटा दिया हुआ है। डाटा कहने का मतलब ये सब जो 5 जून 2022 है, कोप 26 है, और जिस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका। इन सब डाटों को क्या करना है, एक जगह उतार लेना है कॉपी में, कि पेपर मिला होगा आप लोगों को, तो पेपर से आप लोग को कवर करना है। इससे अतिरिक्त चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होगी, क्योंकि इतना डाटा आज दिया हुआ है ना लाइफ के संदर्भ में, कि चीज़ें आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएँगे। जैसे लाइफ अवधारणा प्रधानमंत्री द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो के कोप 26 में पूछा गया। तो पीटी में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। लाइफ योजना का उदय कहाँ से हुआ या जन्म कहाँ से माना जाता है? तो ग्लासगो कोप 26। और मैंने कोप के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया हूँ। कोप 3 से लेकर कोप 27 तक चर्चा किया हो ना, जब ये सम्मेलन हो रहा था। तो चलिए, 27 सम्मेलन कहाँ हुआ बताइए तो फटाफट आपको। कोप 27 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, इसके विषय क्या थे, और भारत के किस मंत्री ने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया है? आप इसका प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट सेक्शन में। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षाविद, शोधकर्ता जो भी स्टार्टअप है, आमंत्रित कर लाइफ ग्लोबल मूवमेंट के शुभारंभ करते हुए लाइफ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया। अब मुझे आप बताइए, इसका जब शुभारंभ किया गया था, किस देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के साथ थे उस दिन? उस प्रधानमंत्री का नाम, या राष्ट्रपति, कोई देश के प्रमुख थे ना, उनका नाम मुझे बताइए। वो पीएम थे या राष्ट्रपति थे, मैं नहीं जानता, आप लोग ही बताइएगा। मुझे कुछ नहीं आता, मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूँ। थोड़ा हमें भी सिखाइए आप लोग कि उस दिन कौन व्यक्ति थे, किस देश के प्रमुख थे भारत के, जब ये उद्घाटन भारत कर रहा था लाइफ योजना का, उस समय बातें जब कर रहा था। मिशन लाइफ को 2022 से 2027 के दौरान, 22-27 का यह याद रखिएगा, दौरान भारतीय और अन्य देशों के नागरिकों पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक कदम उठाने के प्रेरित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया। तो मिशन लाइफ याद रखिए, 2022 से 27 के बीच के कालक्रम में चीजें करेगा। तो ये भी याद रखिए, पीटी फैक्ट में पूछ सकता है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, आप लोग को जीएस क्लास बूस्टर कैसा लग रहा है? रिव्यू आप लोग क्यों नहीं देते हैं? समझाइए, ताकि ना, तभी तो मैं सभी का स्टैंडर्ड रैंकिंग का तय कर सकूंगा। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए। और क्लास एंड हो जाता है, लाइव क्लास ना, तो उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होता है रिकॉर्डिंग आ जाता है, तो उसके कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए, ताकि समझ में आए कि हाँ, इसके रिव्यू कैसे आ रहे हैं। आप लोग देते ही नहीं है। आप लोग इतना कंजूस कैसे हो सकते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिनका नाम हम लोग लगातार लेते हैं, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, वो क्यों नहीं रिव्यू देते, समझ में नहीं आता है। बस अपना काम करना चाहते हैं क्या? सर क्लास ले रहे हैं, जसवाल सर हो या हम, मैं क्लास ले रहा हूँ, चलो क्लास लेके निकल लेते हैं, सर की बातों को सुन लेते हैं, खाना पूर्ति कर लेते हैं। अरे कनेक्टेड होइए, एक दूसरे से कनेक्ट होइए। जितना कनेक्ट होइएगा, उतना जवाबदेही लोगों में बढ़ेगा। आप लोग ये सब थ्योरी समझते ही नहीं है। अब मेरे चैनल पर आकर अब ये सब थ्योरी नहीं समझेंगे, आप लोग बुद्धिमान नहीं है, ठीक ना।
आप लोग काम निकालना नहीं जानते, इसका मतलब किससे कैसे काम निकालना है, ठीक ना। तो आपको ये काम आएगा जब आप पोस्टेड होइएगा ना, कि आपको अपने सबसे अधीनस्थ व्यक्ति से, अर्थात पद पर व्यक्ति है या सर्वोच्च पद पर व्यक्ति, उसके बीच में तालमेल कैसे स्थापित करना और उससे काम कैसे अपना निकालना, अपना वर्क कैसे स्मार्ट तरीके से अपने वर्क को निकालना, ये आप लोग को आता ही नहीं है। तारीफ कीजिए तभी ना सर लोग एक्टिव रहेंगे। बताइए, अभी तक एक भी कमेंट जसवाल सर को आप लोग नहीं देते हैं। तो सोच के देखिए, देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है उन इन मोटिवेशन पर। अगर आप लोग बेहतर कमेंट कीजिएगा सर के लेके प्रति, सर और भी बेहतर तरीके से पढ़ाएँगे, हालाँकि वो बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा-सा इंटरेस्ट और जगेगा कि नहीं स्टूडेंट हमको सपोर्ट कर रहा है, तो और भी बेहतर तरीके से वो चीज़ों को कवर करेंगे ना। और जबकि सारे टीचर को जो भी हमारे यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं और लोग जल्द से जल्द जुड़ेंगे। आप लोग सभी लोगों का नाम तक याद है, सोच के देखिए। हालाँकि 20-25 ही लोग लगभग 70 लोग बैच हम लोग को जॉइन कर चुके हैं, जो परचेज़ किए हैं और भी चीज़ों को लेकर लगभग 1000 से अधिक लोगों ने ऐप डाउनलोड कर चुका है। 2000 ढाई 3000 लोग पहुँचने वाले हैं, जिसमें से अधिकतर लोगों का हम लोग क्या किए हैं, जॉइन किए हुए हैं, नाम याद रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझिए। ये आप लोग है ना काम नहीं निकालना जानते, बुद्धिमान नहीं बनते, बस अपना काम कराना जानते हैं। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं हम लोग भी। अब देखिए 80% जो है भारतीय ग्रामीण और शहरी निकायों में 2028 तक जो भी पर्यावरण अनुकूल बनाने का सरकार का लक्ष्य है। याद रखिएगा, जितने भी सॉरी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक 80% तक जो शहरी और स्थानीय निकाय है उसको पर्यावरण अनुकूल कॉन्सेप्ट को लाने का प्रयास किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। साथ ही याद रखिए पेरिस समझौता जो 2030 है उससे हम लोग कहीं आगे काम कर रहे हैं। हाल ही में यूएन का एक रिपोर्ट आया था जिस पर मैंने आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर किया था। उस रिपोर्ट को याद रखिएगा। सबसे बेहतर काम भारत अपने क्षेत्र पर्यावरण दायित्व को लेकर कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। चलिए, धीरे-धीरे बढ़ रहा है वन क्षेत्र। डाटा आप लोगों को दिया गया था 2017 का जो रिलेटेड डाटा है। अब नया डाटा आएगा तो उसको भी हम लोग बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें देखिएगा, 17 में लगभग 21.54% वृद्धि हुई थी वनों में। 19 में आपको 21.67% वृद्धि थी। 2021 में 21.7% की वृद्धि हुई थी वन क्षेत्र में। ऐसे ही देश में बिजली उत्पादन में बदल रही है तस्वीर। 409 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन है भारत में, जिसमें से 6.7 गीगावाट अर्थात ऊर्जा क्षमता जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से होता है, 236 गीगावाट जीवाश्म ईंधनों से होता है और 166 गीगावाट बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। जो जीवाश्म ईंधनों का जो योगदान है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और हमारा लक्ष्य कब तक है पूर्णतः अम, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में कन्वर्ट होने का बताइएगा। तो लक्ष्य जो भारत ने तय किया ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा प्राप्त करने के क्षेत्र में, उसके लक्ष्य क्या है? कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के बताइएगा। इस पर पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ। चलिए, इसी तरीके से बिजली उत्पादन में भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित स्रोतों को प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है था, जिसमें 2021 में ही प्राप्त कर लिया। सोच के देखिए, 40% बिजली उत्पादन भारत ने वर्ष 2030 तक लक्ष्य किया था, पर 21 में ही भारत ने प्राप्त कर लिया। बताइए, इतना बेहतर कार्य कर रहा है पर्यावरण, और अमेरिका जैसे देश इसको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं अपने संकीर्ण मानसिकता के संदर्भ में। अरे भारत को तुम अवसर दो फर्स्ट स्टैंड वर्क में काम करने, ये सारे देश से काम करवा लेगा, इतनी इसकी क्षमता है, इसके बौद्धिक क्षमता में। अगर ये देश ऐसा है लोकतांत्रिक संदर्भ में, हर बार बोलता हूँ ना, विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो जिससे किसी देश को खतरा नहीं है। अगर सीरिया में भी चले जाए, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में मामला हुआ था, भारतीयों को बाहर लाया, सीरिया में अपने लोगों को लाया, और भी क्षेत्रों से भारत में फंसे लोग भारतीयों को बाहर लाया सरकार। अब रूस यूक्रेन के मामले में जब आया था तो रूस ने क्या किया, 9 घंटे तक अपना बमबारी, और यूक्रेन ने बमबारी रोका केवल भारतीयों को भारत वहां से लाने के लिए। जब अफगानिस्तान का मामला हुआ था, कुछ अमेरिकी सेनाओं को और विदेशियों को भारत ने बाहर लाया था। आपको याद होगा, भारतीय फ्लैग का आप इतना इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि पाकिस्तानी लोग भी है ना, जब यूक्रेन से भाग रहे थे बाहर तो भारतीय फ्लैग को लगा के निकले थे।
सोच के देखिए, हम युद्ध चल रहा है ना, अभी भी यूक्रेन में कोई भारतीय होगा फंसा हुआ, अगर भारत डिमांड करेगा कि नहीं मेरे लोगों को बाहर निकालो, अभी कुछ दिनों के लिए युद्ध रुक सकता है। अभी यही अमेरिका बोल के देखे, थोड़ा सा यूरोप का कोई देश बोल सके, या कोई विश्व का कोई देश बोल के देखे दोनों को, तो समझ में आएगा क्या बोलेगा, दोनों एक दूसरे को क्या ट्रीट करता है। भारत की स्थिति वर्तमान आने वाले समय में उस संदर्भ में देखिएगा कि जैसे यूएन काम कर रहा है ना, एक पैरेलल देश के रूप में ये काम करेगा, ये अपने आप में यूएन हो जाएगा आने वाले कुछ समय में। अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध को बीच में रोकने की शक्ति इसे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा लोकतंत्र और सतत लोकतंत्र का आपको एग्जाम्पल है। आज तक भारत में कभी गृह युद्ध नहीं हुआ इस संदर्भ में। हालांकि नजर नहीं लगे भारत को, हमारा भारत जो है ना आने वाले समय में ऐसा प्रतिनिधि करेगा कि यूएन के जो मामले हैं मसले हैं ना, वो भारत सुलझाएगा। मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा, आने वाले कुछ समय में इसे देखिएगा आप लोग, क्योंकि भारत की जो नीतियां हैं ना उसी संदर्भ में आगे बढ़ रही है। बहुत से ऐसे मामले जो यूएन उसको सुलझा नहीं पा रहा है, अब डायरेक्ट उसको है ना भारत को देगा, टेक ओवर करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे बहुत से मामले मुझसे नहीं सुलझते, जो जो मेरा खास व्यक्ति होगा, खास जो करने की क्षमता उसको मैं दूंगा ना, वैसे ही यूएन अपने सारे मामले जो उससे डिस्प्यूट है वो आपको क्या देगा, भारत को उसका प्रतिनिधि बना के उसको बोलेगा तुम जाओ। इसीलिए देखते होंगे पीस कीपिंग मामले में भारत की सेनाएं सबसे ज्यादा है। तो आप समझिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे भारत लेता है। अब लक्ष्य निर्धारित किया 2030 तक, इतना एक्टिविटी के साथ बताइए, 2008 साल पहले ही लक्ष्य मैंने हम लोगों ने तय कर लिया है। तो सरकार की आकांक्षाओं पर ही समझेंगे, पर भारतीय नेता इसका विरोध करते हैं। भाई क्या पता, चिराग तले अंधेरा वाला स्थिति है यहाँ पर इंडिया में, जहाँ दिया जलता वहीं अंधेरा है, ठीक ना। अब इसी के साथ देखिए 33 से 35% उत्सर्जन जो कटौती था, उसी में कटौती का लक्ष्य रखा गया 2005 की तुलना में 2030 को तय करना। ठीक ना, देखिए यहाँ 33 से 35% की बात हो रही है। हम 2030 तक क्या करेंगे, 2005 में जो स्तर था ना प्रदूषण का, प्रदूषण उत्सर्जन का, उसको हम लोग 2030 तक तय किए थे। पर वर्ष 2021 में ही हम लोग 28% की कटौती कर लक्ष्य प्राप्त कर लिए। सोच के देखिए, अब मात्र हम लोग कितने प्रतिशत हो गए, इधर 2 और 5% से लेकर आपको 10% ही रह गया। अब हमारे पास कितना समय बच गया, 8 साल का समय बच गया। अब बताइए विश्व या यूरोप के देश हमको लेक्चर देंगे तो हमको ठोकेंगे नहीं। सोच के देखिए, वार्ता से और हमारे जो मंत्री है जयशंकर, और हम छक्के पे छक्के मार करते हैं जाके यूरोप के कंट्रियों में, उनके ही मुंह पर जाके बोलते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को समझनी होगी, भारत की शक्तियों को समझनी होगी आप लोगों को। जब भी प्रश्न पूछे ना तो जोरदार तरीके से रखिए। अब देखिए यहाँ एक और लक्ष्य रखा था, 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य भारत 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। जो लक्ष्य निर्धारित किया था 2022 में, तो 5 महीने पहले ही निर्धारित कर लिया। 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी समय से पहले साध लेने का अनुमान है। तो जो 20% एथेनॉल जो मिश्रण है उसके संदर्भ में बातें की जा रही है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ याद रखिए युग बढ़ रहे ऊर्जा, अच्छे ऊर्जा के और कदम हमारे, इसके डाटा को आप लोग याद रखिए। इससे अतिरिक्त डाटा आप लोग को याद भी नहीं रखना, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। जिसमें 61.9% है सौर ऊर्जा उत्पादन, उसके बाद 46.8 गीगावाट है बड़े जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता, 41.8 गीगावाट उत्पादन होता है पवन ऊर्जा से, और आपको 10.5 गीगावाट उत्पादन हो रहा है बायोमास से, और 4.9 गीगावाट लघु जल विद्युत परियोजनाओं से स्थापित क्षमताएं हैं। अब मुझे 2-3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए तो मैं समझूंगा आप सब चीजें समझ गए। कोई बात नहीं, चलिए, कि 1 गीगावाट बराबर कितना मेगावाट होता है, पहला तो एक क्वेश्चन कर दीजिएगा। दूसरा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अव्वल है। इस पर पहले भी मैं चर्चा कर दी, इसलिए प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे बेहतर प्रबंधन किस जल विद्युत परियोजना का है। ठीक, पवन ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, पवन ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, किन किन राज्यों में पवन ऊर्जा की आपको बढ़ोतरी है, तो ये सब चीजें आप लोग बताइएगा। इसी तरह बायोमास के संदर्भ में सभी ऊर्जाओं के संदर्भ में बताइएगा। चलिए इतना आंसर आपका आ जाना चाहिए। कितना मिनट हो गया, चलिए 54 मिनट हो गया आज। हालांकि आप लोगों को की नोट्स आज नहीं मिलेगा, पहले ही की नोट सब दिया जा चुका है। अब हम लोग रिकॉल करेंगे चीजों को।
वेरी गुड। देखिए, हाल ही में जैन समुदाय एक विवाद में आप लोग देख रहे होंगे, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ना झारखंड सरकार झुकने को तैयार है, ना जैन समुदाय। क्या रीजन है भाई? कि जो गिरिडीह का झारखंड जो पारसनाथ क्षेत्र है, जिसे समेत पर्वत कहा जाता है, उस पर्वत और झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। उस पर्वत में जैन धर्मावलंबियों के महत्वपूर्ण तीर्थकरों का समाधि स्थल है। इसे आप समझिएगा, बहुत से तीर्थ स्थलों का, जिसमें पारसनाथ भी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित करने की सरकार की योजना थी। 2009 की ही अधिसूचना थी, ध्यान रखिएगा, जिसे अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ख्याल ये रखना है कि अब ऐसा मामला क्या हुआ है, अब क्यों जैन समुदाय इसको अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह क्या होगा कि पवित्रता भंग हो जाएगी। तो ऐसा क्या कारण है, इसको समझने की जरूरत है। अब भारत में अन्य सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं, उसको हम हेरिटेज के रूप में जोड़ते हैं, उसका विकास करते हैं, तो लोग खुश होते हैं। पर जैन के मामले में ऐसा क्यों क्यों नहीं है? जैन वस्तुतः है ना, सादगी पसंद जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। किसी प्रकार के विलासिता से संबंधित जीवन को यापन नहीं करना चाहते। इसलिए देखिए, होता क्या है ना कि जब हम सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र को डेवलप करेंगे, तो वहाँ पर बहुत से पर्यटक लोग आएँगे, जो है ना इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे जो उनके मूल तत्वों के विरुद्ध होगा। मूल तत्व जो है ना, जैन समुदाय के जो मूल तत्व है, उसके विरुद्ध होगा। और उनको उनसे लगता है कि जैन समुदाय को लगता है वो कहीं मूल तत्व हमारा डाइवर्ट ना हो जाए, उन सब चीज़ों से हम प्रभावित ना हो जाए, या हमारा जो मूल थीम है उसके विरुद्ध जाके व्यवहार ना होने लगे सबको। इसलिए आपको ये चीज़ समझनी होगी, सभी का सम्मान करना ज़रूरी है। आप डिस्प्यूट क्या है, उनको समझिए, सोचिए और उसके बाद चीज़ों को कवर कीजिए। सरकार है, राज्य है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी के जन भावनाओं के खिलाफ जाके उनकी और जगह होता तो अलग मैटर होता। हिंदुओं के कोई सांस्कृतिक स्थल उसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिमों के कुछ बनाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध के बनाइए, उनको भी कोई दिक्कत है, पर जैन की सांस्कृतिक विरासत कुछ और ही, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसके संदर्भ को समझने के लिए सरकार को एक प्रतिनिधि जल्द से जल्द इस सब चीज़ों को रिसर्च, डेवलपमेंट, शोध करके इन सब चीज़ों को लेकर आए। तो ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है, नहीं तो होगा क्या, विवाद लगातार बढ़ेगा और जो भी इसका अंतिम फैसला आएगा हम लोग बात करेंगे, ठीक ना? चलिए। अब देखिए, राष्ट्रपति जो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाती हैं राजस्थान के दौरे पे, 2 दिवसीय दौरे पर। तो वहाँ पर एक याद रखिएगा, एक संविधान पार्क का लोकार्पण किया जा रहा है। संविधान जो जयपुर का राजभवन है, तो इसको पीटी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। और इनका कहना है कि विश्व में भारत शांति अग्रदूत निभा सकता है, निभाएगा। इसलिए अशांति के इस दौर में पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। और इस पर मैं पहले कुछ दिन पहले ही बताया था कि भारत कैसे मजबूत सशक्त हो रहा है, कैसे रूस यूक्रेन के संदर्भ में या तो अन्य मामलों में भारत की प्रतिबद्धता बढ़ती हुई दिख रही है, जिसको ये समझने की जरूरत है। मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। देखिए, सॉरी, संविधान निर्माताओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय, स्वतंत्रता, ये सब बंधुत्व जो सिद्धांत संविधान का निर्माण करने में हुआ है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। आप लोग को याद होगा ये सब कॉन्सेप्ट क्या, पॉलिटिक्स क्लास में पढ़ाया है। जो नए स्टूडेंट हैं ना, प्लीज़ सारे वीडियो को देखिए आप लोग, तो समझ में आएगा कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब इस पर डिस्कशन करूँगा ना तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मुझे भी कुछ आप लोग छूट दीजिए। नहीं आपको नए स्टूडेंट को समझ में आ रहा है तो क्या नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपको या तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, उसके संदर्भ में बता दूंगा। ऐसा नहीं कि अगर नहीं भी आता है तो आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। मान लीजिए संविधान के बारे में आप लोग को नहीं आ रहा है, संविधान बंधुता के बारे में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर, उस वीडियो के ही नीचे लिखिएगा। मान लीजिए आज का वीडियो जाएगा उसी कमेंट सेक्शन में, नहीं तो पता चला कहीं का क्वेश्चन कहीं और पूछिएगा। तो इसके संदर्भ में बातें की गई हैं राष्ट्रवादी में, इस पर क्या है कॉन्सेप्ट, क्या सभी चीज़ों को मैं चर्चा किया हूँ, तो इसलिए आप लोग सब चीज़ों को समझिए। और इसमें मुर्मू जी के द्वारा, जो माननीय राष्ट्रपति उनके द्वारा बोला गया है कि अभी 100 से अधिक महिलाएं संसद में काम कर रही। देखिए, 82 लोकसभा में है, राज्यसभा में 33 महिलाएं हैं। तो आप लोग को बताइएगा यह क्वेश्चन, कितने महिला मंत्री जो हैं, महिला मंत्री हैं आपको वर्तमान सरकार में? महिला मंत्री कौन-कौन है? उनका भी नाम आप बता सकते हैं, पद भी बताइए तो बहुत अच्छा बेहतर है।
तो आप लोग ये सब एक खासकर महिला लोगों को तो बताना ही है, पुरुष लोग भी बताइएगा, ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और इंटरव्यू में जाते हैं ना, आप लोग जाइएगा ना जिस दिन, सबसे पहले महिला कैंडिडेट से यही प्रश्न सब पूछा जाता है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत सरकार की कौन-कौन सी योजनाएँ, या बिहार आप किसी स्टेट में जाइए, सबसे पहले प्रश्न यही पूछेगा। योजनाओं के नाम पूछेगा, या संसद में प्रतिनिधि कम है उसके संदर्भ में पूछेगा, विधानसभाओं में कम है उसके संदर्भ में पूछेगा। इसलिए सब बचिएगा, ये सब डाटा आपको यूज़ आएगा, काम देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ 2 जनजातियों के इनके द्वारा नाम लिया गया। इन जनजातियों को याद रखिएगा। 1 सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई? चलिए, 2 जनजातियों का याद रखिएगा, कथोड़ी और सहरिया। ये जनजाति आपको राजस्थान में पाई जाती है। इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी करना, गूगल पर सर्च कीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, पीटी फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, इसी तरह एक और पीटी फैक्ट आप लोगों को मिलेगा। पहला एरो मेडिकल ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा एम्स ऋषिकेश में। तो यह आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, जहाँ अमेरिका, इज़राइल के विशेषज्ञ आएँगे। इसके संदर्भ में आपको पीटी फैक्ट याद रखना है। अर्थात एरो मेडिकल, अर्थात हेलीकॉप्टर से या आपात स्थिति में हम कैसे उन लोगों को सुविधाएँ दे सकते हैं, मेडिकल किट दे सकते हैं, मेडिकल आपको चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। इसके लिए एम्स ऋषिकेश में यह पहला एरो मेडिकल कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, उसे याद रखिएगा। देखिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे नहीं है आसार। लगातार मैं बात किया हूँ, लेवल 10 से 15 दिन इस पर न्यूज़ एनालिसिस हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हालिया 2020 के जो भी घटनाएँ थे उसको याद रखिएगा। वो कोविड का मामला हो, रूस-यूक्रेन मामला हो, या तो अन्य जो हिंद प्रशांत महासागर में चीज़ें डिस्प्यूट हुई थी। फिर आपको 7 डॉट जो 9 डॉट्स थ्योरी है, उसके बाद चीन के साथ विवाद जो उत्पन्न हुआ है, अफ़गानिस्तान के हालिया मिशन जो हुए थे, हालिया घटनाक्रम हुए थे। तो ये सब घटना पिछले वर्ष हुई थी, जिसके है ना आसार, जो परिणाम थे बेहतर नहीं है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हम हमारे विश्व को प्राप्त हुआ, उसके संदर्भ में चर्चा की गई है, और सरकारों के संदर्भ में प्रतिबद्धता की बात की गई है। कैसे कोविड के संदर्भ में पूरा विश्व एक ऐसी विपदा में फँसा हुआ था, जहाँ पर लग रहा था कि मानव का क्या होगा, मानव अस्तित्व का क्या होगा? पर धीरे-धीरे सभी चीज़ें ठीक हुई। यूक्रेन मामले में जैसे कोविड से हम लोग उभरे, कि अफ़गानिस्तान का मामला हो गया। अफ़गानिस्तान से हम लोग जैसे ही उभरे, तो अभी रूस-यूक्रेन का मामला हो गया। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए, ताकि इसी पर रिव्यू किया गया, और कुछ अतिरिक्त बातें नहीं। इनके ज्ञान को अगर समझना है, देखना है, इस आर्टिकल को आप लोग देखिएगा, और इसके अतिरिक्त कुछ आप लोग को ध्यान नहीं रखना है। एक और पीटी फैक्ट आप लोग याद रखिए, गैंडा संरक्षण की अनोखी पहल की गई है। आपको जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन किया? विश्व बैंक के द्वारा कदम उठाया गया है। आपको दक्षिण अफ्रीका के लुप्तप्राय काले गैंडे के लिए क्या किया गया है? विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड 15 करोड़ डॉलर धनराशि का एक बॉन्ड जारी किया है। संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। इसके तहत आपको ये 5 वर्ष बाद काले गेंडों की आबादी बढ़ने के एक जो मुश्त लगभग 3 से 3.7% से लेके 9.2% तक रिटर्न दिया जाएगा। आपको रिटर्न दिया जाएगा, ये अगर बॉन्ड खरीदते हैं। तो इस प्रकार के जीव जंतुओं के संदर्भ में जब हम बॉन्ड जारी करते हैं, तो क्या होता है, लोग इंटरेस्ट जगाते हैं, जो भी पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के लोग होंगे, इस प्रकार के बॉन्ड को खरीदते हैं, और खास टारगेटेड जो जीव जंतु, उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को याद रखनी चाहिए, कौन सा देश चला रहा है, किस संस्था के द्वारा आपको लागू किया गया है। तो देखिए, वर्ल्ड लाइफ फंड, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड जो लाइफ फंड है, उसकी स्थापना कब हुई ये बताना है। इसके वर्तमान निदेशक कौन है ये बताना है। साथ ही साथ इसकी क्षेत्रीय संगठन कहाँ-कहाँ ये बताना है, ठीक ना? और भारत इसमें कब शामिल हुआ, ये भी आप लोग को बताना है। ये सब प्रश्न मैं पहले भी कवर किया, और ये सब आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो 70 से 92 के बीच लगभग 96% काले गैंडे के शिकार कर लिए गए हैं। इसे याद रखिएगा डाटा को, ये डाटा यूज़ किया जा सकता है, कभी भी वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में बातें होंगी ना, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हर महीने लगभग 60 काले गैंडे के अवैध शिकार हो रहे हैं। भारत में भी ऐसे आंकड़े हैं, तो याद रखिएगा कि भारत में कितना, मात्र 3700 गैंडे बचे हुए हैं, ध्यान रखिएगा।
देश में गेंडों के संरक्षण अनेक प्रयास किए गए हैं, जिसमें से वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गेंडों के शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। और वहीं 1987 में देश में गेंडों के संरक्षण के लिए गेंडा परियोजना आपको प्रारंभ किया गया, राइनोसोर परियोजना प्रारंभ किया गया है। और इंडियन राइनो विजन आपको 2020 कार्यक्रम जारी किया गया है। तो ये सब आपको आंकड़े याद रखने हैं। आज कहीं भी पूछे तो आपको प्रश्न फटाफट दे देना है। पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछे, पीटी में प्रश्न पूछे, तो ये सब तो चीजें हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब एनालिसिस खत्म ही हो चुका है, कुछ 5 मिनट लगेगा। अब देखिए, संघवाद की चुनौती देते राज्यों का विवाद, इसको 28 दिसंबर का है ना, न्यूज एनालिसिस देख लीजिएगा। इस पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा किया हूँ। कर्नाटक महाराष्ट्र का जो विवाद है उस पर भी मैं चर्चा किया, अन्य राज्यों के साथ जो विवाद है उस पर भी मैंने चर्चा किया हूँ। तो इस 28 दिसंबर के वीडियो को देख लेना है। और कुछ बातें यहाँ की गई है उसको जो जिस दिन मैंने स्पष्ट भी किया था, पॉलिटी क्लास में भी 28 तारीख को भी किया था, जिसमें भारत एक एकात्मक परिसंघ है, जिसका अर्थ है कि इसका चरित्र परिसंघीय है लेकिन यह आत्मा से एकात्मक है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था ना, भारत एक विनाशी राज्यों में एक अविनाशी संघ है। मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, एक थ्योरी बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, तो इसे याद रखिएगा। राज्यों का बंटवारा हो सकता है पर भारत का बंटवारा नहीं हो सकता है। तो भारत के राज्यों का क्षेत्रों का निर्धारण हो सकता है पर भारत का विभाजन क्षेत्र नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अर्थात भारत से और अलग भारत नहीं बन सकता है, ठीक ना। मन करेगा केंद्र को कि राज्य को हम साउथ बना लेते हैं, तो नहीं भाई, तुम नहीं बना पाओगे। हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट बनाना, तो नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बनेगा अलग देश, या हम उत्तर के भारत बना लें तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपको साउथ में कुछ राज्यों में बंटवारा चाहिए तो भारत केंद्र सरकार कर सकती है, पूर्वोत्तर में करना चाहिए, मध्य भारत में करना चाहिए। जैसे राज्यों का बंटवारा हुआ ना 2000 के क्रम में, हाल ही में तेलंगाना आपको आंध्र प्रदेश अलग हुआ, उसका जरूर हो सकता है। चलिए, वेरी गुड। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग सारे। जो भी क्लासेस चल रहे हैं, लोग बस क्या करते हैं, क्लास देखते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। किसी के व्हाट्सएप स्टेटस, जिनका नंबर मेरे पास सेव है, किन्हीं के व्हाट्सएप स्टेटस पर नहीं देखते हैं। अरे व्हाट्सएप स्टेटस 10 लोग आपके देखेंगे तो समझेंगे। आप लोग क्या लगता है बस आप ही तक हम लोग सीमित रहे? तो उस थ्योरी को समझिएगा और यहाँ बात कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विकेंद्रीकृत राजनीतिक संरचना में राज्यों के स्वायत्त जो प्रशासनिक इकाइयों के रूप में गठित किया गया। उस दिन मैंने आपको बात भी किया था, विकेंद्रीकृत स्वरूप के रूप में आपको राज्यों का जो संरचना है यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों को गठित किया गया है, इसके संदर्भ में आपको बात करनी है। और साथ ही साथ देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 262 है और 355, इसे याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु जिम्मेदारी देता है, अंतर्राज्यीय जल बोर्ड का निर्धारण करता है, अंतर्राज्यीय संबंधित जो भी डिस्प्यूट है उसको निर्धारण करने के लिए यह एक्ट के तहत निर्धारण किया जाता है। उसी में बहुत से राज्यों का विवाद आपको बात किया गया। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद में महाराष्ट्र कर्नाटक का जो विवाद था आपको हाल ही में मैंने चर्चा किया, और सब मिजोरम का चर्चा किया है। 28 तारीख के वीडियो में अच्छे से देखिएगा, उस पर चर्चा करके बताया गया क्यों विवाद उठता है, विवाद के कारण क्या है, राज्यों के बीच विवाद के लगातार प्रश्न क्या होते हैं। इससे संबंधित सभी चीजों को हम लोग 28 दिसंबर को चर्चा किया। ज्यादा दिन का नहीं है, आप आज 4 तारीख चल रहा है तो आप उधर 3 दिन ले लीजिए और इधर 4 दिन, 7 दिन पहले का वीडियो होगा, देख लीजिएगा, चीजें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। अब ऑटो क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर पकड़ी गति, तो मेक इंडिया के संदर्भ में कुछ आंकड़े आए हैं, तो इसको आंकड़े को क्या करना है, देख लेना है बस। क्योंकि ये आंकड़े कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, अगर कोई भी आंकड़ा आता है ना उसका यूज भी कहीं भी कर सकते हैं। माने अवसंरचना निर्माण में, या तो भारत के प्रगति में वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या योगदान कर रहा है, उसके संदर्भ में लगातार डाटे आ रहे हैं ना, ये सब डाटों को क्या करना, यूज कर सकते हैं। जैसे 10 लाख कारों का उत्पादन हुंडई किया मोटर्स से मिलकर किया है, 13.89% हिस्सेदारी के साथ टाटा मोटर देश में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसी के साथ 37.80 लाख वाहन बेचे देश में 16 कार कंपनियां। सोच के देखिए, ये सब आंकड़े मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। सभी कोऑर्डिनेट एक दूसरे को, तो आंकड़े का यूज करना सीखिएगा। जब भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा या इंटरव्यू में कहीं पूछ दे, बताइए कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम देश में कैसे सफल रहा या तो असफल रहा, तो इसके संदर्भ में आप आंकड़े से ही ना बताइएगा ये क्या देश के लिए अच्छा रहा या बुरा रहा।
तो आंकड़े आपको प्रॉफिट आपको हमेशा पॉजिटिव की ओर ले जाएगा। हम जो होता है ना थ्योरी डेवलप कर सकते हैं कि मान लीजिए आप बिहारी भाषा में जाइएगा या झारखंडी भाषा में जाइएगा या यूपी के कुछ नॉर्दर्न क्षेत्र में जाइएगा। आप लोग क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं? देखिए, कोई बात नहीं, आप लोग को कितनी बार समझाऊं, कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें आप लोग को नहीं बोलनी चाहिए। टीचर के अनुसार आप लोग को चलनी चाहिए, आपके अनुसार टीचर नहीं चलेगा। सोच के देखिएगा, आपको क्रैक क्रैक कराना है एग्जाम की, हमको क्रैक हमको बोलिए 10 मिनट में चीज़ों को खत्म करके आगे बढ़ जाए, क्यों इतना देर 1 घंटा में आप लोगों के साथ दिमाग खराब करूंगा? आपको डेली में बोलता हूँ, आप कमेंट सेक्शन जो लाइव क्लासेस चलती है वहाँ पर कुछ मर्यादा बना के रखिए, ठीक ना? मर्यादा बना के रखिएगा तो चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो चलिए कोई बात नहीं, चीज़ों को कवर करते हैं। तो इन सब डाटा का यूज़ कीजिए, ठीक ना? और चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे, करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है। आज हालाँकि की नोट्स इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सारे न्यूज़ को पहले ही कवर किया जो जो मेन पॉइंट जो एग्ज़ाम होता है पीटी प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू, उससे ओरिएंटेड जो न्यूज़ होता है उस पर की नोट्स बनता है वो पहले ही दिया जा चुका है। तो क्यों दोबारा उस न्यूज़ को फिर से लिखना, उस पर चर्चा करना, तो आपको पहले ही और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आपको दैनिक जागरण न्यूज ऐप पर जाइएगा, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के पैकेज में, जहाँ पर 499 पेड करना होगा आप लोग को, और उसके बाद की नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कवर करनी होगी, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।